सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सारथी पे आप सभी का स्वागत है। IBPS क्लर्क फेज 16 इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आज से ही, यानी कि 1 तारीख से ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इस वीडियो में एग्ज़ाम फॉर्म के अलावा मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले बहुत आसानी से। मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा, टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा और करंट अफेयर्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और कंप्यूटर सेक्शन, इन सब चीज़ों की जानकारी दूंगा। आप वीडियो में बने रहें और कंप्लीट वीडियो देखें। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो तारीख है, यानी कि फॉर्म कब से चालू होगा, तो ये आज से ही ये फॉर्म भरा रहा है 1/8/2026 से। और कब तक लास्ट डेट है, तो 21/8 तक लास्ट डेट है। यहाँ पे एग्जैक्ट दिया हुआ है। एग्ज़ाम फॉर्म को एडिट करने का जो विंडो होगा वो 2 दिन के बाद ओपन किया जाएगा IBPS के द्वारा। एडवर्टीजमेंट जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें हर चीज़ का डेट क्लियरली मेंशन किया गया है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, और कब मेंस एग्ज़ाम होगा, कब प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। आप देख सकते हैं कि आपको करीब करीब 6 महीना के अंदर, यानी कि अभी अगस्त है तो लेके चलिए कि 7 महीना, अप्रॉक्स 7 मंथ्स, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। तो एक शानदार वैकेंसी कह सकते हैं इसे, और एक अपॉर्चुनिटी है वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो काफ़ी लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं बट किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। फ्रेंड्स, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों का डेट दिया हुआ है, और अलॉटमेंट कब होगा प्रोविजनली वो भी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसमें दिया हुआ है अक्टूबर 26। डेट तो नहीं है बट मंथ डिस्क्लोज किया गया है। और मेंस एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। अभी फॉर्म भराने की जो तारीख है 1/8 है, यानी कि अभी अगस्त का माह चल रहा है, और एग्ज़ाम होगा आपका अक्टूबर में। यानी कि आपके पास करीब करीब 1.5 महीना का समय है। आप प्री की तैयारी के लिए आपके पास 1.5 महीने का समय है। प्री का रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद आपके पास 1 महीना से भी कम का समय बचेगा, यानी कि नवंबर में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री। और मेन एग्जाम का जो डेट है वो दिसंबर में है। तो नवंबर से दिसंबर आप लेके चलते हैं कि 20 दिन का आपको समय करीब करीब मिलेगा। ये अप्रॉक्स 20 दिन है कि आपको इतना ही दिन में मेंस का तैयारी कर लेना है। इस वैकेंसी में कुल मिला के 11 बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो बेसिक पे जो आपका है वो 24,050 है, यानी कि यहाँ से लेके 64,480 तक ये रहेगा। इंक्रीमेंट के बाद बढ़ते रहता है। और मोटा मोटी सैलरी लेके चलिए कि 40 से 46,000 के बीच में आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। और जो डिडक्शन होते हैं वो डिडक्शन करीब करीब 3,000 से लेके 3,500 रुपया इतना के बीच में आपका NPS डिडक्ट होगा। तो लेके चलिए कि आपकी सैलरी जो इन हैंड बनेगी वो 3840। ये सिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में जॉब कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ कि अगर आप SC ST कम्युनिटी से हैं तो आपको 5 साल एज रिलैक्स मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम एज में। तो आपके लिए 33 ईयर्स हो जाएगा। OBC के लिए 3 ईयर्स, यानी कि 30 साल। और जो पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए 10 साल है। अब बाकी इसी तरह से आगे देख सकते हैं। बाकी ये थर्ड नंबर पॉइंट है, ये डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। अगर IBPS को लगता है ऐसा कि आपने जो स्कोर किया है वो आपने चीटिंग के थ्रू किया है, यानी कि आप अगर मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं और वो भी मोर देन एक्सपेक्टेशन, तो आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है इस बेसिस पे कि आपने कोई चीटिंग तो नहीं किया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंसीडर करने का जो क्रूशल डेट है वो 21/8/2026 है, यानी कि इस डेट तक आपके पास डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, और यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इस पॉइंट्स को कैंडिडेट अच्छे से नोट डाउन कर ले कि आपके पास जो डिग्री है वो 21/8 से पहले तक की है या नहीं। जो भी कैंडिडेट्स ये फॉर्म अप्लाई करेंगे अपनी डिग्री चेक कर ले पहले कि आपके पास वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो 21/8 तक आपके पास होना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है या मार्कशीट वो होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं अलग स्टेट में, यानी कि अपने जो मदर टंग है उनकी, उसके अलावा दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं, तो उनको ये बात ख्याल रखना चाहिए कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपको बोलने लिखने और पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं जिस स्टेट से, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आप
पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ये तीनों कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा कि आप कंप्यूटर पे काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फॉर्म भरते टाइम आप परसेंटेज का ध्यान रखें कि आपके पास अगर पॉइंट में रहता है मार्क्स, मान लीजिए कि ये जो दिया हुआ है 59.99%, इसे आप 60% अप्रॉक्स में नहीं लिख दें, आप इसे लेस देन यानी कि आप इसे 59% ही लिखें। एग्ज़ाम फी की बात कर लेते हैं तो SC ST PWBD ESM एक्स सर्विसमैन और DESM इनके लिए 175 रुपया है। बाकी जो भी कैंडिडेट्स बच गए उनके लिए 850 रुपया फॉर्म भरने की फ़ी है। एग्ज़ाम का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि ये जो प्री एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होगा, इसका टाइमिंग क्या होगा, क्या इसमें सेक्शनल होगा, टाइमिंग जो है सेक्शनल होगा या नहीं होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, और क्या मेरिट लिस्ट में प्री का मार्क्स ऐड होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, मार्क्स भी 100 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 20-20 मिनट टाइम अलॉट किया गया है। टोटल 1 घंटा के एग्जाम में आपका ये ऑटो लॉक हो जाएगा। इसमें सेक्शनल टाइमिंग अलॉट किया गया है, यानी कि 20 मिनट ईच सेक्शन के लिए। आपने इंग्लिश का पेपर ये बना लिया, 20 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ ऑटो लॉक हो जाएगा। आपको फिर इंग्लिश में दोबारा ताक झांक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास वो विंडो लॉक हो गया। फिर सेकेंड और थर्ड पेपर है मैथ और रीजनिंग, ये भी सेम सेम है, सभी चीज़ बराबर है तीनों में, तीनों पेपर का, यानी कि इक्वल क्वेश्चन, इक्वल मार्क्स और इक्वल ड्यूरेशन। फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि प्री एग्ज़ाम जो है इसमें 1/4 निगेटिव होगा, 1/4 निगेटिव आपका प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम दोनों में 1/4 होगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ये प्री और मेंस दोनों में लागू होगा। नेक्स्ट मेन एग्ज़ाम के बारे में आपको बता देता हूँ कि मेन एग्ज़ाम का पेपर क्या होगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या इसका मेरिट में कंसिडरेशन होगा मार्क्स, और इसका सेक्शनल टाइमिंग होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें कुल मिला के 4 पेपर हैं और सभी पेपर में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम होंगे, 40-40 टोटल 160 नंबर के एग्ज़ाम होंगे, और मार्क्स जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। ये 125 मिनट का एग्ज़ाम है और इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी है। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ जो मेंस एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ कि ये सेक्शनल टाइमिंग इसमें भी है, सेक्शनल टाइमिंग। थर्ड चीज़ ये है कि इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ ये होगा, यानी कि आपको ईच पेपर, ये जो आप देख रहे हैं चारों पेपर, इसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स किया जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स, कि आपको इतना नंबर लाना ही है हर पेपर में अलग अलग। अगर आप सेक्शनल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हर सेक्शन का अलग अलग जो है क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स किया जाएगा। और जो फोर्थ इम्पोर्टेंट बात है वो बता देता हूँ कि मेरिट लिस्ट कंसिडरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि आपने जो मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स गेन किया सिर्फ उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम मार्क्स गेन करें मेंस एग्ज़ाम में। और जहाँ तक प्री एग्ज़ाम की बात है तो प्री के मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे, तो आपको प्री एग्ज़ाम बस क्वालिफाई करना है। ये पेनाल्टी के बारे में आप देख सकते हैं, पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स अप्लीकेबल टू बोथ ऑनलाइन प्री एंड ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट वाली जो बात है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। नॉर्मलाइज मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे तो स्वाभाविक रूप से नॉर्मलाइजेशन होगा ही। और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आप अगर बिहार के कैंडिडेट हैं और आप फॉर्म भरते हैं वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो है बंगाली, आप अगर बंगाली लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा मेंस मेरिट लिस्ट में, आपका नाम नहीं आएगा। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम स्टेट चूज करने में WB उत्तराखंड या कोई भी स्टेट चूज किया हो तो आपको एग्ज़ाम सेंटर भी वहीं चूज करना पड़ेगा। बट IBPS अपने पास ये अधिकार रखी हुई है
कि वो किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में वो दूसरे स्टेट में आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर सकती है। राशन कार्ड और डीएल जो होता है, लर्नर्स डीएल, वो वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो आप गलती से भी ये एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं लेके जाएं। फॉर्म भरते समय आप कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर ना करें, आप अपना फुल सिग्नेचर करें। एग्ज़ाम के दौरान जब आप प्री एग्ज़ाम देंगे, मेंस एग्ज़ाम देंगे, तो आपने जो फॉर्म भरा है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि प्री, मेंस और फिर जब अलॉटमेंट होता है, यानी कि हर स्टेज पे आपका जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि आपने जो फॉर्म भरते टाइम दिया है, थंब इम्प्रेशन और फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर आदि, वो सारी चीज़ें जांची जाएगी, हर स्टेज पे जांची जाएगी। तो इस बात का आप खासा ख्याल रखें कि ऑथेंटिकेट ही यूज करें अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। जो टेंटेटिव सीट दिया गया है हर स्टेट का अलग अलग, वो एक चार्ट के थ्रू इसमें अटैच किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार का दिया हुआ है। टोटल 18 सीट है। इसमें रिजर्व कैटेगरी के सिर्फ एक ही सीट है, एक सर्विसमैन के। इसी तरह हर स्टेट का अलग अलग इसमें दिया हुआ है चार्ट। जैसे कि आपको मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का बता देता हूँ। आप बिहार का ले लीजिए। बिहार में टोटल 491 सीट है। यहाँ पे हिंदी भाषी जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 14 से 14, बट यहाँ पे हिंदी भाषी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कन्नड़ सीख लेते हैं तो फिर आपका काम निकल जाएगा। यानी कि कट ऑफ साउथ इंडिया में बहुत कम रहता है। अगर आप साउथ इंडिया के कोई भी फॉर्म भरते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बड़ी है उसके द्वारा निकाली जाती है, तो साउथ इंडिया का कट ऑफ हमेशा से कम रहा है। यानी कि कर्नाटका, केरला या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में सीटों की संख्या भी ज़्यादा रहती है और दूसरे स्टेट के मुकाबले यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है। महाराष्ट्र में 1051 सीट है, बट यहाँ पे आपको मराठी सीखना पड़ेगा। अगर आप हिंदी भाषी के हैं तो यहाँ पे आपको मराठी सीखने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करें तो कुछ काम आएगा आपके। उत्तर प्रदेश का लेके चलिए, सबसे ज़्यादा सीट आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, 1731 सीट है। एग्ज़ाम सेंटर चूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार में मैं बता देता हूँ आपको कि आरा हो गया, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। मेंस एग्जाम में भी यही सब है, बस औरंगाबाद ये मेंस एग्जाम में नहीं होंगे ये एग्ज़ाम सेंटर। इसी में से आप कोई चूज कर सकते हैं जो भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं। हिंदी भाषी का कौन कौन स्टेट एलिजिबल होंगे? हिंदी भाषी हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे ये लिस्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट में अंडमान निकोबार, हिंदी इंग्लिश दोनों है। बिहार में हिंदी और उर्दू दोनों है, चंडीगढ़, यहाँ भी हिंदी पंजाबी। छत्तीसगढ़, दिल्ली, फिर हरियाणा, यहाँ पे हिंदी पंजाबी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड। टोटल जो है 9 स्टेट्स हैं जहाँ पे आप हिंदी भाषी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, ये आप देख लें और मेंशन कर लें कि जो जो चीज़ आपको चाहिए वो सामने रखें, फिर फॉर्म अप्लाई करने के लिए बैठें। ये वेबसाइट का नाम है, ये गूगल करें, इस पर आप फ़ोटो सिग्नेचर रिसाइज कर सकते हैं बहुत ईजी तरीका से। आप बिना मतलब के परेशान ना हो वर्ड में करने में या फिर MS ऑफिस से करने के लिए, आप डायरेक्ट आई लव वेबसाइट खोलें गूगल पे और वहाँ पे आप फ़ोटो और सिग्नेचर या फिर थंब जो भी है और रिसाइज कर सकते हैं। बहुत ईजिली तरीका से कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा, ऑटोमेटिक कर देगा कि आपको इतना से इतना के साइज़ में चाहिए। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने की जो जानकारी है, जो बेसिक और अहम जानकारी थी, मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा भरना, कब प्री एग्ज़ाम होगा, कब मेंस एग्ज़ाम होगा, कब प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, ये सब बताया है। क्या उम्र सीमा होगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा और क्या सिलेबस है, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। फिर मेंस एग्ज़ाम के बाद जब अलॉटमेंट होगा तो उसमें मार्क्स काउंट किया जाएगा, प्री और मेंस दोनों का या सिर्फ मेंस का। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बता दी है आपको। लैंग्वेज टेस्ट के बारे में और कंप्यूटर टेस्ट के बारे में बता दिया है। मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ और टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ कि आप कम समय में, यानी कि 1.5 महीना से भी कम समय आपके पास लेके चलिए कि है, इतने दिन में आप अच्छे से तैयारी कैसे कर लें। तो फ्रेंड्स, आप आज से ही टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट देना चालू कर दें। अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो आज से प्रतिदिन कम से कम एक टेस्ट ज़रूर दें मॉक टेस्ट का।
वो टेक्स्ट बुक पे सबसे बेहतर है, आप कम पैसे में दे सकते हैं। और जो तरीका है टेक्स्ट बुक का टेस्ट लेने का, मॉक टेस्ट लेने का, वो लगभग पैटर्न से मिलता जुलता रहता है। और इसमें बच्चे बहुत सारे बैठते हैं मॉक देने के लिए, तो आपको एक जो तुलना मिल जाएगा कि आप जो है अन्य बच्चों की तुलना में कहाँ पे हैं, कितना स्कोर कर पाते हैं, और कंपैरिजन अच्छे से हो जाएगा कंपैरिजन। और मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस ज़रूर करें, डिटेल एनालिसिस करें। टेक्स्ट बुक का जो सॉल्यूशन है वो एकदम बेहतरीन होता है। सॉल्यूशन जो होता है टेक्स्ट बुक का, आप इसे अच्छे से करें, कंप्लीट सॉल्यूशन करें, और उसमें जो भी क्वेश्चन डाउट हो वो देखें, या फिर चैट जीपीटी के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, जीके टुडे से आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जीके टुडे, या फिर आप करंट अफेयर्स के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की बुक आती है, आप ईयरली ले लें। 2 सीरीज में आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। और आप कोशिश करें कि करीब करीब साल भर से सवा साल के बीच में, यानी कि करीब 15 महीने का, आप जुलाई से पहले, यानी कि जुलाई से पहले 15 महीने तक का करंट अफेयर्स कवर कर ले। और डेली करंट अफेयर्स करने के बाद आप मॉक भी दे अलग से, जो क्विज वगैरह होता है टेक्स्ट बुक का, वो क्विज आप ज़रूर दें। और मैथ रीजनिंग की जहाँ तक बात है, तो मैथ रीजनिंग में अलग से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो कोई बैच ले सकते हैं, जैसे गगन सर का भी बैच है कैरियर बिल ऐप पे, तो वो बैच भी आप ले सकते हैं। बट जो कैंडिडेट्स रेगुलर तैयारी कर रहे हैं वो मॉक मैथ और रीजनिंग का मॉक के अलावा और कुछ नहीं दे, क्योंकि उसमें बस आपको स्पीड चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो भी सही जानकारी थी, और जो आपकी स्ट्रेटजी के लिए उपयोगी हो, और जो आपको मेरिट लिस्ट में नाम दिलाए, मैंने आपको सब बताया है। आप कोशिश करें और फॉलो करें, फॉलो करके देखें कि ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज मुझे सबसे बेहतर लगता है, क्योंकि इसका फ़ी भी कम है, जो सब्सक्रिप्शन है वो भी कम है, और इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न से मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है। तो इसे देने से आपके फ़ायदा ये होंगे कि आप जब मॉक के जगह पे ओरिजिनल जब देने जाएंगे, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा वेरिएशन नहीं मिलेगा क्वेश्चन का। और करंट अफेयर्स की बात है, तो आपको डेली करंट अफेयर्स का जो मॉक टेस्ट है वो देना होगा अलग से, यानी कि आप कम से कम 1 घंटा डेली करंट अफेयर्स पे दें, और मॉक टेस्ट मैथ रीजनिंग का ये ज़रूर दें, क्योंकि स्पीड इसमें चाहिए। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ और रीजनिंग का। इसमें आप जितना मॉक देंगे आपका स्कोर उतना ही बूस्टअप होगा। मेरी ये वीडियो आप पूरी देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, अच्छे से देखें। आप स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि मैंने हर जो बेसिक डिटेल्स है वो बड़े अच्छे से कवर किया है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो कि क्लर्क का फॉर्म जो आया है आईपीएस का वो भर सके। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। सभी फ्रेंड्स को मेरा फिर से एक बार नमस्कार।